नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका JSIQ में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 12 की बात करी थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 13 की। ठीक है, जिसका नाम है अभियोजन वाद आदि। इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 298 से लेकर 308 तक। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में टोटल 17 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 344 धाराएं हैं। अपने जो सिलेबस है उसमें 9 अध्याय हैं। ठीक है, अब हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अध्याय 14 और पढ़ेंगे, फिर 15, 16 और 17 जो है अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने अध्याय कवर कर लिए हैं? हमने 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 अपने सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। फिर 7 पढ़ा, फिर 8 और 9 अपने सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। फिर हमने 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, उसके बाद 12 और आप पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस है वो उसके इसके बाद में अपना एक चैप्टर और बचेगा, अध्याय 14। उसके बाद अपने जो एक्ट में जो 9 चैप्टर अपने दिए हुए थे, ठीक है, वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है जो नियम स्टार्ट करेंगे और फिर एक वीडियो योजनाओं का भी डाल देंगे, तो अपना सिलेबस 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 13 की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, इसका नाम है अध्याय 13। ठीक है, नाम है अभियोजन वाद और आदि। और धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 298 से 308 तक। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार ये करवा देते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है धारा 298 लिखा हुआ है नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, मतलब नगर पालिका केस कर सकेगी। ठीक है, कोई अगर कोई ऐसी न्यूसेंस होता है, कोई उल्लंघन होता है, तो उसके ऊपर नगर पालिका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो अभियोजन केस कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और दंड का निर्देश दे सकेगा। ठीक है, और इससे जो राशि प्राप्त होगी, इससे जो पैसा आएगा उसको नगर पालिका निधि में रखा जाएगा, जमा किया जाएगा। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात, मान लो कोई उल्लंघन हुआ है या फिर कोई न्यूसेंस हुआ है, तो उसके खिलाफ केस अगर केस करना है तो आप केवल 6 महीने के अंदर अंदर केस कर सकते हो। 6 महीने के बाद आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, कितने महीने के अंदर अंदर? 6 माह के अंदर अंदर केस करना होगा। अगर 6 माह तक आपने केस नहीं किया, मान लो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 6 माह तक केस नहीं किया, तो फिर अब आगे वो केस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा जुर्माना अगर भुगतान नहीं करते हैं, मान लो कि वो आपने जुर्माना लगाया, शास्ति लगाई, ठीक है, या फिर कोई क्षतिपूर्ति लगाई, तो आपने जो उन्होंने जुर्माने जो भुगतान नहीं किया, अगर जुर्माना या शास्ति, ठीक है, उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा और आप जंगम और स्थावर संपत्ति को बेच करके वो जो है वसूली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे है धारा 299। 299 में लिखा हुआ है अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ। ठीक है, अपराधों के अभियोजन के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं वो देखो। नगर पालिका जो है समझौता कर सकती है। मान लो कोई विवाद हो गया, बात हो गई, कोई अपराध हो गया, तो उसके अंदर क्या करेगी? समझौता कर लेगी। जैसे अपन निपटारा करते हैं ना कि कुछ ले दे के समाधान कर लो, कौन कोर्ट में जाएगा, तो वैसे नगर पालिका समझौता करती है। लेकिन अगर एक बार समझौता कर लिया तो फिर अब केस नहीं कर सकती नगर पालिका। समझौता कर लेने के बाद में व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, समझौता होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी बात, केस नगर पालिका वापस भी ले सकती है। ये भी इसकी शक्ति है नगर पालिका की, केस वापस भी ले सकती है, समझौता कर सकती है। दूसरा, अपराध का परसमन कर सकती है। परसमन का मतलब यह है कि जैसे कि मान लो किसी को जेल होनी है, तो वो जेल के बदले में जुर्माना राशि दे सकता है। ठीक है, 2 महीने की जेल होनी है, 2 महीने का जुर्माना, मतलब चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, परंतु अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। समझौता कर सकती है नगर पालिका, लेकिन इसका नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। ये होगी धारा 299। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है धारा 300 में। धारा 300 में लिखा हुआ है कि मान लो नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान हुआ तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि एक तो जुर्माना लेंगे, उससे जुर्माना ले लिया, और जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति भी उसी से करवाएंगे। ठीक है, दूसरा, मान लो कि विवाद हो गया, भाई ये इतना पैसा हम नहीं देंगे, तो इसकी रकम कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट के पास आओगे, मजिस्ट्रेट ने एक बार कह दिया कितनी रकम देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट ने क्या किया? रकम तय कर दी, लेकिन उसने मान लो भुगतान नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वारंट जारी करेगा। वारंट जारी करने के बाद आपको पता ही है, कुर्की की जाएगी और जंगम या स्थावर संपत्ति को बेचकर
वसूली कर ली जाएगी। तो ये हो गई धारा 300। धारा 300 में क्या लिखा हुआ है कि वह नगर पालिका की कोई संपत्ति है, उसको नुकसान हो गया तो उसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, तो वो जुर्माना या फिर नुकसान की राशि ले लेंगे उससे। ठीक है, विवाद हो जाएगा तो राशि मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, और अगर भुगतान नहीं करते तो मजिस्ट्रेट फिर वारंट जारी कर देगा। वारंट जारी करने के बाद कुर्की होगी, कुर्की में स्थावर और जंगम संपत्ति के को बेच करके आप उसकी जो है वसूली कर सकते हो। अब देखिए धारा 301 में, धारा 301 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से अपराध हैं वो संज्ञेय या जमानतीय होंगे। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ, सीधा सीधा आपको याद करना है कि धारा 167, 236, 245, 297 ए, बी और सी, इनमें जो अपराध होंगे ना वो संज्ञेय और जमानती होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखो धारा 302। धारा 302 में लिखा हुआ प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी करस्तम विधि पूर्ण होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई समन भेजा आपको, ठीक है, समन भेजा, दोष सिद्धि या वारंट में कोई लिपि की त्रुटि हो गई, कोई टाइपिस्ट से कोई गलती हो गई, ठीक है, का आपके नाम की स्पेलिंग में या जो भी है वो गलती हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस पर विधि करी गई है, ठीक है, मतलब जो एक्शन लिया गया है उसको विधि अविधि पूर्ण नहीं कर सकते आप, विधि पूर्ण ही होगा वो, ठीक है, उसको मान्यता है। दूसरी बात, और ऐसा जो अधिकारी करेगा उसको अतिचारी नहीं माना जाएगा। अतिचारी किसको कहते हैं, जो बिना मतलब उसको अधिकार नहीं है फिर भी आप जो है उस पर कब्जा कर रहा है, ठीक है, तो उसको अत्याचारी बोलेंगे। लेकिन इस अधिकारी को अत्याचारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि भले लिपि की त्रुटि हुई है लेकिन ये जो कार्रवाई इसने करी है इसको विधिपूर्ण माना जाएगा। ये कि लिखा हुआ है धारा 302 में। उसके बाद देखिए धारा 303। धारा 303 में लिखा हुआ है वाद द्वारा अनुकूलपी प्रक्रिया। मतलब मान लो कि आपने ये जो धारा है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ कि अपन, एक तो तरीका ये हो गया कि हम क्या करें, किसी के खिलाफ वारंट जारी करें, वारंट जारी करने के बाद कुर्की होगी, ठीक है, कुर्की में तो ये लंबी प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम लगता है और विवादित भी है, ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नगर पालिका क्या करती है, डायरेक्ट केस कर देती है कोर्ट में, ठीक है। अगर वसूली करने में विफल रहते हैं तो क्या करेंगे, न्यायालय में केस कर देंगे। तो ये एक अनुकल्पी प्रक्रिया हो गई कि अगर प्रतिकर, व्यय, प्रभार आदि की वसूली विफल रहती है तो किसी भी न्यायालय में वाद नगर पालिका के लिए विधिपूर्ण होगा, वह नगर पालिका केस कर सकती है किसी भी न्यायालय में। ये लिखा हुआ है धारा 303 में। उसके बाद देखिए धारा 304 क्या है। 304 में देखिए नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, मतलब या तो नगर पालिका कंप्लीट सभी सदस्यों के खिलाफ एक साथ, या फिर पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत अधिकारी के खिलाफ केस लाने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो देखो, सबसे पहले केस करने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में, लिखित नोटिस में क्या क्या होगा, अनुतोष का स्वरूप होगा, दावाकृत प्रतिकर की राशि होगी, वादी का नाम लिखा होगा, निवास स्थान, ठीक है, और कार्यालय को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लिखित नोटिस। लिखित नोटिस में क्या क्या होगा, अनुतोष का स्वरूप, दावाकृत प्रतिकर, वादी का नाम, निवास स्थान, ये सारे आपको कार्यालय में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अब आपने ये नोटिस दे दिया, ठीक है, नोटिस दे दिया। अब ये 2 माह तक आप केस नहीं लाया जा सकता। 2 माह तक, 2 माह पहले आपको देना पड़ेगा, आपको केस नहीं होगा, 2 माह तक कार्रवाई होगी। उसके बाद में क्या किया जाएगा, अचल संपत्ति से वसूली को छोड़कर अन्य सभी मामले में 6 महीने के बाद जो है केस नहीं किया जा सकता। अगर कोई अचल संपत्ति से, स्थावर संपत्ति से रिलेटेड, कोई मकान, जमीन, भूमि, उससे रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा अगर कोई जंगम संपत्ति से रिलेटेड कोई केस है तो वो आप 6 महीने बाद नहीं कर सकते। तो ये याद रख लेना, 6 महीने बाद नहीं कर सकते, 2 माह बाद नोटिस नहीं लाया जा सकता, 2 माह बाद जो है नोटिस के 2 माह बाद केस नहीं किया जा सकता। ओके, ये लिखा हुआ है धारा 304 में, नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। अब देखिए धारा 305। 305 में लिखा हुआ कतिपय मामलों, मतलब कुछ निश्चित मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ मामलों में जो न्यायालय है उसको वो निषेधाज्ञा देने मंजूर नहीं है। इसमें क्या क्या है, देखो, सिविल न्यायालय किसी वाद के अनुक्रम में किसी केस से रिलेटेड है, नगर पालिका या कोई समिति या कोई सदस्य उसकी शक्तियों को प्रयोग को रोकेगा नहीं, रोकने का आदेश नहीं देगा, उसके कर्तव्य के निर्वहन में कोई रोक नहीं करेगा। दूसरा, विशिष्ट स्थिति से निर्वाचन करवाने के संबंध में कोई अस्थायी आदेश या अंतरिम आदेश नहीं देगा। कुछ मामलों में न्यायालय को मना किया गया है कि वो अस्थायी आदेश या अंतरिम आदेश नहीं देगा, ठीक है,
कौन कौन से हैं? वह शक्तियों के प्रयोग को, कर्तव्य का निर्वहन और निर्वाचन से संबंधित जो मामले हैं उनमें अंतरिम आदेश नहीं देगा न्यायालय। उसके बाद देखिए धारा 306। धारा 306 में लिखा हुआ समझौता करने की शक्ति। भाई नगर पालिका की किसी केस में, किसी वाद में समझौता करने की शक्ति। तब आप देखो, अभी हमने पढ़ा था कि समझौता कर सकती है। देखो, किसी वाद में संबंध में ऐसी धनराशि या प्रतिकर जो पर्याप्त समझे समझौता कर सकती है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका को लगता है कि इस केस को इतने पैसों में सुलटारा कर लिया जाए तो नगर पालिका उसमें कर सकती है। नगर पालिका की शक्तियों के प्रयोग के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नगर पालिका निधि से दी जाएगी। ठीक है, नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग कर रही है, मान लो इन्होंने समझौता किया तो समझौता कहाँ से, ये राशि कहाँ से देंगे? भाई मान लो 2 लाख में समझौता हुआ तो 2 लाख रुपये कहाँ से दिए जाएंगे? नगर पालिका निधि से दिए जाएंगे। और जो प्रशासनिक खर्च आएगा, व्यय आएगा, वो भी कहाँ से दिया जाएगा? नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। और न्यायालय, मान लो कोई केस हुआ उसमें नगर पालिका हार गई और उसने बोला न्यायालय ने कि आपको जो वादी है उसको इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो वो क्षतिपूर्ति कहाँ से दी जाएगी? उसके लिए नगर पालिका उत्तरदायी होगी और वो भी नगर पालिका निधि से दी जाएगी। ठीक है, न्यायालय द्वारा केस हुआ, न्यायालय ने बोल दिया इतने में पैसे देने पड़ेंगे। तो समझौता करने की शक्ति, एक तो नगर पालिका खुद समझौता करेगी तो भी उसकी राशि कहाँ से दी जाएगी? नगर पालिका निधि से। और दूसरा, अगर न्यायालय में कोई केस आप हार जाते हो तो उसके पैसे कहाँ से दिए जाएंगे? वो भी नगर पालिका निधि से दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लो नगर पालिका के कब्जे में कोई रसीद है, आवेदन पत्र है, ठीक है, रेखांक है, नोटिस है, प्रतिलिपि है, रजिस्टर है, मतलब कोई भी प्रकार का दस्तावेज है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सबूत के रूप में न्यायालय में पेश कर सकते हैं। लेकिन जिसके कब्जे में जिसके अभिरक्षक के या उत्तरदायी व्यक्ति के वैध कब्जे में अगर वो है दस्तावेज तो उससे प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई अकाउंट लेखाकार है, उसके अंडर में है ये, ठीक है, दस्तावेज उसके अंडर में है, तो वो पहले लिख के देगा, प्रमाणित करके देगा, तब आप उसको न्यायालय में सबूत के रूप में पेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये धारा 307 यही कहती है कि नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। ठीक है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखो नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की, ये यहाँ पे रीति लिखा हुआ है, ये रीति लिखा हुआ है, ये की लिखा हुआ है, और ये करने की, और ये साबित। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ को, नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं धारा 308। 308 में लिखा हुआ है कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को समन करने का निर्बंधन। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई केस चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई न्यायालय में कोई वाद चल रहा है जिसमें नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नगर पालिका उसमें पक्षकार है ही नहीं, तो उस मामले में न्यायालय जो है वो नगर पालिका के अधिकारियों को ये नहीं कह सकता कि आप अपने दस्तावेज ला के यहाँ पे गवाही दो। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। दस्तावेज या गवाही देने या समन भेजकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय नहीं दे सकता। ठीक है, मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, एक ये तो ए है, ये बी है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, दोनों में केस हो रहा है। बी बोल रहा है कि इसका जो सबूत है ना नगर पालिका के पास है, ठीक है, नगर पालिका के दस्तावेजों में या नगर पालिका रजिस्टर में ऐसा लिखा हुआ है, तो अब न्यायालय ये नहीं कह सकता कि न्यायपालिका को कि आप सबूत पेश करो। ठीक है, तो ऐसा कोई आदेश नगर पालिका को न्यायालय नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें न्यायपालिका जो है, जो नगर पालिका है, वो इसमें पक्षकार है ही नहीं, तो पक्षकार नहीं है तो न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। ये कौन कहती है? धारा 308। अब देखिए ये पढ़ा है हमने, क्या कौन सा अध्याय पढ़ा है? अध्याय 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका क्या नाम है? अभियोजन, वाद आदि। ठीक है साहब, इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 298 से 308 तक। अब हम इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी धारा 298। 298 में यह पढ़ा था कि नगर पालिका की केस कर सकेगी। ठीक है, केस कर सकेगी साहब, तो केस कर सकेगी मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है, अगर उसको ऐसा लगे किसी ने उल्लंघन किया है, ठीक है, या कोई न्यूसेंस फैलाया है,
तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, जुर्माना, केस या दंड का निर्देश दे सकता है। और इससे जो राशि प्राप्त होगी वो किस में जमा की जाएगी, वो की जाएगी नगर पालिका निधि में। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया। लेकिन 6 माह के बाद में आप केस नहीं कर सकते, 6 माह के अंदर अंदर केस करना पड़ेगा। ये किस में लिखा हुआ है, धारा 298 में लिखा हुआ है। और ये जुर्माना अगर नहीं दे रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करोगे, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट जारी करेगा, वारंट जारी करके आप जंगम और स्थावर संपत्ति को बेचकर वसूल कर सकते हो। फिर हमने पढ़ी थी धारा 299। 299 में हमने ये पढ़ा था कि अपराधों के अभियोजन के संबंध में सख्तियाँ। ठीक है, अपराधों के संबंध में सख्तियाँ क्या क्या थी। एक तो नगर पालिका समझौता कर सकती है, लेकिन अगर समझौता कर लिया तो समझौता करने के बाद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, तो मामला रफा दफा हो गया तो अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, नगर पालिका जो केस वापस भी ले सकती है, केस के संबंध में है। ठीक है, अपराध का प्रशमन कर सकती है, मतलब सजा को चेंज कर सकती है। दूसरा, और ये अपराध के जो प्रशमन जो करेगी, इसके नियम कौन बनाएगा, ये नियम समझौते से संबंधित रिलेटेड नियम कौन बनाएगा, ये बनाएगी राज्य सरकार। ठीक है साहब, ये होगी धारा 299। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा कौन सी धारा पढ़ी थी, 300 नंबर धारा में हमने ये पढ़ा था कि संपत्ति के जो नगर पालिका का जो नुकसान होता है, नगर पालिका संपत्ति का जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। एक तो तरीका ये है कि अपन उससे क्या लेंगे, जुर्माना लेंगे। ठीक है, जुर्माना लेंगे प्लस जो नुकसान हुआ है उसके भी पैसे लेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा, मान लो कि विवाद हो जाए, वो बोले कि नहीं इतने पैसे तो नहीं बनेंगे, तो अपन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रकम डिसाइड कर देगा, रकम डिसाइड करने के बाद उसको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। वारंट जारी करने के बाद अपने को पता है दो चीज़ें होती हैं, या तो अपन कुर्की करें या फिर न्यायालय में केस कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 301। धारा 301 में हमने पढ़ा था कि कुछ मामलों में जो अपराध है वो संज्ञेय और जमानती होगा। तो इसके लिए हमने पढ़ी थी कि धारा 167, ठीक है, 236, 245, 297 ए बी सी, इन धाराओं के जो अपराध हैं वो संज्ञेय व जमानती होंगे। उसके बाद में हमने देखा था धारा 302। धारा 302 में हमने देखी थी कि को मान लो कि लिपि की त्रुटि हो गई। ठीक है, लिपि के त्रुटि होने के बावजूद जो है केस, उसको जो भी कार्रवाई करी गई उसको विधिपूर्ण माना जाएगा और ऐसे अधिकारी को अतिचारी नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 303। 303 में हमने ये पढ़ा था कि अनुकल्पी प्रक्रिया, मतलब अगर वारंट से पर वो नहीं हो रहा है, वसूली नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में केस भी कर सकते हैं। ठीक है, वसूली के लिए। तो ये हो गया धारा 303। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 304। अब देखो 304 में हमने क्या पढ़ा था, 304 में हमने पढ़ा था नगर पालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाया जाना। तो वाद लाने के लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2 माह का नोटिस। 2 माह के बाद कोई वाद नहीं लाया जा सकता, पहली बात। दूसरा कि अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है, मतलब स्थावर संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है, तो आप 6 महीने बाद भी केस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जंगम संपत्ति से रिलेटेड है तो आप 6 महीने बाद में केस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी 305। धारा 305 में हमने पढ़ा था कि कुछ मामलों में न्यायालय को मना किया गया है कि आप कोई अंतरिम फैसला या आदेश नहीं दोगे। कौन कौन से मामले हैं, नगर पालिका की कोई समिति है, सदस्य है, ठीक है, उसकी शक्तियों को प्रयोग करने से नहीं रोक सकते आप। दूसरा, निर्वाचन करवाने के संबंध में कोई अस्थायी आदेश या अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 306। 306 में हमने पढ़ा था समझौता करने की शक्ति। तो समझौता करने की शक्ति में हमने पढ़ा था किसी वाद के संबंध में मान लो कोई धनराशि है, ठीक है, या प्रतिकर है, ठीक है, वो नगर पालिका को लगता है कि पर्याप्त है, इतना ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो नगर पालिका समझौता कर सकती है। दूसरा, मान लो कि इस दौरान शक्तियों के प्रयोग के दौरान उनकी कोई क्षतिपूर्ति हुई, नगर पालिका की मान लो कोई नुकसान हो गया, तो इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ठीक है, तो इस नुकसान की भरपाई नगर पालिका निधि से की जाएगी। उसके बाद तीसरी बात ये थी कि न्यायालय द्वारा मान लो कोई केस चल रहा था न्यायपालिका के खिलाफ और ये केस नगर पालिका हार गई।
नगर पालिका केस हार गई तो अब न्यायालय बोलेगा कि भाई इस व्यक्ति को इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पैसे कहाँ से दिए जाएंगे, ये नगर पालिका देगी नगर पालिका निधि से। ठीक है। उसके बाद आया 307 में हमने देखा था कि नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। तो अभिलेखों को सबूत के रूप में पेश करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जिस भी अधिकारी के पास ये सबूत वैध कब्जा है या दस्तावेज हैं उसके द्वारा प्रमाणित करवाएंगे, प्रमाणित करके न्यायालय में पेश कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी धारा 308 में हमने ये पढ़ा था कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को न्यायालय जो समन नहीं भेज सकते। कैसे मामले में, मान लो कोई केस ऐसा है जिसमें न्यायपालिका नगर पालिका जो है वो पक्षकार नहीं है, ठीक है, नगर पालिका पक्षकार नहीं है, तो अब ऐसे मामले में न्यायालय नगर पालिका को ये नहीं कह सकता कि आप अपने दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत कीजिए, सबूत यहाँ पेश कीजिए। ठीक है, भले ही वो नगर पालिका से रिलेटेड हो, लेकिन वो सबूत जो है वो आपको वहाँ पर उस व्यक्ति को एक प्रक्रिया के तहत नगर पालिका से जाकर लाने होंगे। न्यायपालिका नगर पालिका को कोई ऐसा आदेश नहीं देगी, ना कोई समन भेजेगी कि आप यहाँ पर जो है वो सबूत पेश करो। ठीक है, ये हो गई धारा 308। तो इसमें इस अध्याय में इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, धारा 298 से लेकर के 308 तक ये हमने पढ़ लिया अध्याय 13। इसके बाद अपना एक अध्याय बचता है अध्याय 14। ठीक है, 15, 16, 17 अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन अध्याय 14 तक ही पढ़ेंगे और कल या परसों में अध्याय 14 को कर लेंगे और अपना सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे और योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, धाराएं समझ में आ रही होंगी। बहुत ईजी चैप्टर हैं, लास्ट वाले तो बहुत ईजी चैप्टर हैं। ठीक है, तो उनमें तो आप बार बार एक बार सुन लोगे ना वीडियो को 1-2 बार तो भी आपको याद हो जाएंगे, तो इतना आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आप इनको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, नोट्स बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, वीडियो को देख देख के नोट्स बनाया करो, क्योंकि वो नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, और दूसरा आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, इतने तो समझदार हो ही आप। ठीक है, तो और आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।